Good morning, Sarvada Namaskar, dear student. This is Mahesh here. Today, in this video, I am going to teach the student of Standard 10 from the book of Panorama, Bhag 2. The first lesson, the pace for living. Pace for living. Before going to the lesson, I am telling you the heading about. Here you can see the pace for living. It means the speed of living. You can see, you can say the speed of living. मतलब जीवन को जीने का जो स्पीड है, that is abnormal now these days. आजकल के जीवनचर्या में जीवन जीने की जो सिस्टम है वो एबनॉर्मल हो गया. इट मीन्स लाइफ को आगे चलने के लिए बहुत स्पीड की जरूरत होती है. उसी स्पीड की बात इस प्रेजेंट लेसन में राइटर ने किया है कि एक जीवन को किस तरह आगे की ओर लेके जाए, किस तरह मूवमेंट किया जाए. इसलिए मैंने बताया स्पीड ऑफ लाइफ इन द स्टेट ऑफ पेस फॉर लिविंग. आई कैन से एंड यू कैन ऑल्सो से द स्पीड फॉर लिविंग. द प्रेजेंट राइटर इज R.C. Hutchinson. R.C. Hutchinson means Ray Clory and Hutchinson इनका पूरा नाम है. he belongs to a British novelist. उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे नोवेल्स लिखे हैं और बहुत सारे नोवेल्स लिखने में जो उन्होंने जिस वस्तु का थिंग्स का यूज किया है वो नॉर्मली ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड लेसन उन्होंने जनरल लिखा है. ह्यूमन लाइफ में किस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, उस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए वो जो भी नोवेल लिखे हैं वो सारा उसी से बेस्ड है. आज जानेंगे इस प्रेजेंट लेसन में उन्होंने ह्यूमन के किस प्रॉब्लम को रीडर के आगे रखा है. जानते हैं. बिफोर गोइंग टू द लेसन आई एम आल्सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट द राइटर. दैट he was a British writer and a great novelist from his time. अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हुआ करते थे. बहुत सारे नोवेल्स उन्होंने लिखे हैं. उनमें से ये जो पार्ट है आपके लेसन में ये एक नोवेल का ही पार्ट है. एग्जिट्स फ्रॉम अ नोवेल. उन्होंने बहुत सारे नोवेल लिखे हैं जिसमें मैं कुछ नाम बता दूँ. एलिफेंटा केव, द एलिफेंट ऑफ नॉर्सेक, etc. and etc. He was born in 1907 and he was doing a job at his time, but in 1935 he left the job and started writing novel for the people and the reader too. 1935 ईस्वी में अपना जॉब छोड़ दिया और फिर उन्होंने राइटर का व्यवसाय पकड़ लिया. राइटिंग करने लगे और राइटिंग करते करते एक फेमस नोवेलिस्ट बने. चलते हैं आगे लेसन में वो क्या कहते हैं. बिफोर लेटिंग द स्टार्ट ऑफ द लेसन द राइटर इज वांटिंग टू से यू दैट ही वाज अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट. यू कैन सी ओवर हियर एंड ही exhibits an exceptional fear for the touching of sensitive issue of the contemporary society. It means राइटर कह रहे हैं कि उस जमाने में अपने सोसाइटी में जो ह्यूमन बिहेवियर हुआ करता था उसको कैच करते हैं और कैच करने के बाद उसको एग्जिबिट्स भी करते हैं, प्रदर्शित करते हैं लोगों के बीच, रीडर्स के बीच. टचिंग ऑफ सेंसिटिव, लोगों के अंदर का जो भावना है हमारा, उस भावना को कैच करते हैं और कैच करने के बाद उसको शब्दों में पिरोते हैं, जैसे माला पिरोते हैं और फिर हम उसको पढ़ पाते हैं और उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर को समझ पाते हैं. Thereafter, he is saying in the present lesson he is capturing the agonies of modern man. बताते हैं कि इस लेसन में उन्होंने एक मॉडर्न इंसान के दुख को पकड़ा है, उनको कैच किया है और आपके सामने, हमारे सामने उसको दिखाते हैं. जानते हैं क्या वो दिखाना चाहते हैं. मॉडर्न मैन की दुख को भरी के बताते हैं मॉडर्न एगोनीज. He brings how the past moment of man things and objects hard the normal rhythm and exert undue pressure on the man, woman and the children too. कहते हैं कि नॉर्मल लाइफ में एक इंसान के ऊपर, एक इंसान के जीवन शैली को, रिदम को कैसे प्रभावित करता है आज का स्पीड.
आज का स्पीड मतलब बता दें कि आज हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से, ट्रेन से, ब्ला ब्ला बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी आदिकाल में जाएंगे तो पता चलेगा लोग हॉर्सेस से जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, टोंगा से जाते थे, एंड देयर इज अ फार डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ अ टोंगा एंड अ हेलीकॉप्टर। उसी को आगे बताएंगे। वो कहते हैं कि ये जो स्पीड है वो इंसान के जीवन के रिदम में अनड्यू प्रेशर डालता है, एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है, जिससे उसको जीवन जीने में थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखते हैं आगे उन्होंने क्या बताया। Let us begin in the deep of the story. Be focused, listen to me very carefully. Here is the writer himself over their eye. Writer खुद से इस प्ले को नरेट करे। वो बताते हैं, I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. The writer is telling us that उन्होंने एक ड्रामा देखा। डबलिन नामक शहर में उन्होंने एक ड्रामा देखा और उस ड्रामे में एक युवा कॉर्न व्यापारी था, कॉर्न मर्चेंट था। उसके बारे में वो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। बताते हैं कि जो कॉर्न मर्चेंट था, ही वाज आयरिश कंट्री विलेज। ही वाज अ मैन ऑफ मैनी anxieties. His heart was big and his nephew was cheating, and even his wife had the fantastic notion of spending $10 on a holiday. बताते हैं राइटर साहब बताते हैं इस कॉर्न मर्चेंट के बारे में कि जब वो ड्रामा देख रहे थे, कहाँ देख रहे थे? डबलिन में। तब वहाँ मेन कैरेक्टर था कॉर्न मर्चेंट, और कॉर्न मर्चेंट आयरलैंड के किसी गांव में रहा करते। उसमें जो आदमी था जिसके पास बहुत सारी दुख भरी घटनाएं थी। देयर इज मैनी एनेक्सिटीज अबाउट द मैन। बताते हैं कि उनका जो हार्ट था वो कमजोर था। हिज हार्ट वाज वेरी लीकी एंड इवन हिज nephew वाज चीटिंग हिम इन हिज बिजनेस। उसका जो भतीजा था वो उसके व्यापार में उसे ठगा था। उसके बाद जो उसकी वाइफ थी वो खुले मिजाज की औरत थी और वो हर एक हॉलिडे पे कम से कम $10 खर्च करने का ख्याल हमेशा रखती थी। और इन्हीं सब बातों से ये कॉर्न मर्चेंट साहब को बहुत दुखी रहा करते। Then after altogether the pace of life was getting too much for him, and in a moment of despair he uttered a great cry from the heart. In the next line the corn merchant was explaining himself about that. क्या कहना चाहते हैं कॉर्न मर्चेंट? वो कहते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी दुख है, लेकिन इस जीवन की भाग दौड़ भरी समस्या को कैप्चर करना उनके बस की नहीं थी, और इसीलिए उनके माइंड से, उनके हाथ से कभी कभी चीख, कभी कभी पुकार निकलता था। देयर इज अ वर्ड ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट दैट कम्स आउट फ्रॉम द कॉर्न मर्चेंट इन एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। वो कह रहे हैं कि जीवन के स्पीड को पकड़ना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया। उसके बाद वो क्या कहते हैं? दे टेल मी there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour. Now that is too fast. वो कहते हैं कि आजकल के जनरेशन में एक एरोप्लेन जो 1 घंटे में 1000 माइल की स्पीड से रनिंग करता है, जो आज के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे ज़माने में, कॉर्न मर्चेंट के ज़माने में लाइफ बहुत स्लो चला करता था, एंड दैट इज वाई ही वाज आल्सो स्लो। लेकिन आज की जनरेशन को जब वो पढ़ते हैं तो कहते हैं कि एक एरोप्लेन 1000 माइल के स्पीड से चलता है और ये बहुत ही फास्ट है, ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट है। उसको कम करेंगे या फिर और भी अपने जीवन का स्पीड बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट enchanting line in the play. The man's complaint was so glorious invalid to his own situation and decide. अब कहते हैं कि लाइफ में कितना भी स्पीड हो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं,
बट प्रॉब्लम उससे है कि स्पीड से अपने आप को एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। गॉड मर्चेंट कहना चाहते हैं फॉर हिम देयर वाज नो मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, मतलब उस प्ले में जो ये फास्ट वाली बात बताई गई है उससे वो बहुत प्रभावित होते हैं, और फिर प्रभावित होने के बाद अपने आप को कंपेयर करते हैं उस स्पीड से, कंपेयर कहते हैं कि दैट इज नॉट फॉर मोस्ट इंचेंटिंग इन द प्ले, वो लाइन उन्हें बहुत प्रभावित करती है। एंड देन दैट द मैन कंप्लेन्ड अबाउट द ग्रोसियर एलिमेंट इन हिज ओन सिचुएशन, जो गॉड मर्चेंट है वो अपने आप को उस स्पीडी सिचुएशन से कैसे मैनेज करता है वो आगे वो बताएं। देखते हैं आगे वो कहेंगे being comic, it struck me as a perfect illustration of way the ideas get at subtle truth by the most unlikely approaches. You saw what the old fool means कह रहे हैं, ये जो लाइन है being comic, राइटर कह रहे हैं कि उस ड्रामे में जो गॉड मर्चेंट अपने आप को स्पीड से कंपैरिजन कर रहा है वो एक कॉमिकल है, हास्यप्रद है, फनी एरिया, और वो लाइन राइटर को बहुत प्रभावित करता है और कहते हैं दिस एस्ट्रैक्ट मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन, मतलब उनके लाइफ में बहुत अच्छा एग्जांपल देखे गया कि हाउ टू मैनेज अ मैन विद द स्पीड ऑफ द लाइफ, एक इंसान को चलते हुए समय से अपने आप को कैसे मैनेज करना चाहिए वो सीखते हैं फ्रॉम द आइरिश एथलीट। आगे पढ़ेंगे नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मोमेंट माई सेल्फ, I enjoy going in the car at 90 miles an hour so long as I am driving and so long as it is not my car। और राइटर कह रहे हैं कि me myself also want the speed of life, मुझे लाइफ की स्पीड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी स्पीड पसंद करता हूँ, लेकिन कब, जब कार मैं खुद चलाता हूँ, और वो जब कार चलाते हैं तो बताते हैं कि 90 माइल स्पीड कार चलाना पसंद है उनको, कब, जब वो कार उनके खुद का नहीं हो। वो कहते हैं कि आई ऑल्सो वॉन्ट द स्पीड ऑफ लाइफ, कब, जब वो कार खुद से ड्राइविंग करते हो और वो कार भी उनका नहीं होना चाहिए। इफ द कार मेट विथ एन एक्सीडेंट देयर इज नो लॉस ऑफ द राइटर, वो चाहते हैं कि अगर कार एक्सीडेंट भी हो जाए तो उनका कोई लॉस, इसलिए वो कहते हैं कि जीवन की स्पीड को मुझे पसंद है, लेकिन वो खुद ड्राइविंग करेंगे और उनका वो कार भी नहीं है, वो दूसरे कार को ड्राइव करेंगे एट द 90 माइल्स पर आवर। आई अडॉर्ड द मशीन दैट हार्डली वॉट एट द बैटरसी टू डाइन इन लंडन एंड लंच इन न्यूयॉर्क द नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अ मोस्ट सैटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। अब ये राइटर कह रहे हैं कि उनको जीवन के स्पीड बहुत प्रभावित करता है, बहुत प्रभावित करता है। वो कह रहे हैं कि मैं मशीन को बहुत पसंद करता हूँ, आई अडॉर द मशीन दैट हॉल्ड यू अबाउट द बैटरसी, जो एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से और बहुत तुरंत पहुँचा सकता है, उस स्पीड को मैं पसंद करता हूँ। लेकिन तो फिर कह रहे हैं कि टू डीन, मतलब लंदन में वो डिनर करे और न्यूयॉर्क में जाकर वो लंच करे, ऐसा स्पीड उनको पसंद है। वो कहते हैं कि इस तरह का एक्सपीरियंस मुझे बहुत संतुष्ट करता है, लंदन में डिनर करूं और न्यूयॉर्क में जाकर लंच करूं, ये स्पीड उनको बहुत पसंद है और इसीलिए वो कहते हैं कि दिस एक्सपीरियंस सैटिस्फाइड मी अ लॉट। देन आफ्टर ही इज सेइंग I admit it includes all the real pleasure of traveling, the sort of fun you get from a country bus in a Somme or Spain, but it gives you a specific sense of drama. It was sort of excitement our ancestor had to do without it, and we might just as well accept the grateful. अब ये राइटर साहब जो हंचिंसन साहब हो, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, I admit it इंक्लूड ऑल द रियल प्लेजर, कह रहे हैं कि मैं उन सारे रियल प्लेजर को एक्सेप्ट करता हूँ
जिससे लाइफ बहुत सुंदर, सुहावना, कंफर्टेबल होता है, उन सारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। कब? कहते हैं कि सॉर्ट ऑफ फन, इसके लिए सॉर्ट ऑफ फन के लिए वो लाइफ को जितना भी स्पीड ले जाना चाहे उनको बहुत पसंद है। लेकिन कभी कभी वो ये भी बात कहते हैं कि जिस काम को करने में, लंबा करने में जो मजा आता है वो बहुत जल्दी जब हो जाता है तो फिर जीवन को आनंद नहीं मिलता। वो कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू गो फॉर अ डिस्टेंस बाय अ कंट्री बस। एक कंट्री बस जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में 5 घंटे मान लिया लगाता है, और एक जब एरोप्लेन से जाएंगे तो वो 1 घंटा लगाएगा, हाफ एन आवर लगाएगा। और वो कहते हैं कि हाफ एन आवर में उस डिस्टेंस को कंप्लीट कर लेते हैं, एंड देन वी डोंट फील द रियल एंजॉयमेंट ऑफ ट्रैवलिंग। आधे घंटे में हमने दूरी तय कर ली, और दूरी तय करने के लिए जो रियल प्लेजर होता है, जो आनंद मिलता है किसी भी यात्रा करने में, वो मज़ा नहीं आता है। उनको कह रहे हैं कि कंट्री बस से जब 5 घंटे में मैं उस यात्रा को तय करूँगा तब मुझे इस यात्रा का पूर्ण आनंद मिलेगा। देन इट गिव्स अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। तब वो हमारे जीवन के ड्रामों को एक अच्छा अनुभव प्रदान करेगा। Thereafter, उसके बाद राइटर क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट। जो खुशी, एक्साइटमेंट ट्रेवलिंग का हम लोग आजकल लेते हैं वो हमारे पूर्वज नहीं ले सके। बिना उस एंजॉयमेंट का ही अपना जीवन गुजारा। मतलब पहले के ज़माने हम जानते हैं टांगा का इस्तेमाल होता था, बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था, हॉर्सेस का इस्तेमाल होता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर ये भी उपलब्ध नहीं हुआ करता था तो लोग पैदल ही दूर दूर का सफ़र तय किया करता था। इसलिए राइटर कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनको इस आनंद का कभी अनुभूति नहीं हुआ जो हम लोग आज कर रहे हैं। Then after he is saying, nowhere speed becomes something unfriendly to me in where the mental activity of our time tend as they naturally do to follow the pace of the machine। अब कह रहे हैं कि we have to go according the pace of the machine। मतलब एक मशीन के स्पीड के अनुसार हमें जाना पड़ता है। हमारे माइंड की एक्टिविटी को मशीन के स्पीड के अकॉर्डिंग दोहराना पड़ता है। इफ वी डोंट गो अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द मशीन वी आर फेल। कह रहे कि मशीन के स्पीड के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चल सकेंगे तो हम फेलियर हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमारे मेंटल एक्टिविटी को मशीन के स्पीड के सहारे लेके जाना पड़ता है। समझ रहे? Then he is speaking, I speak with prejudice because I belong to the tribe of slow thinker, those who are cursed with the erect and erect fear। अब ये कहते हैं राइटर कहते हैं कि वो एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो बहुत स्लो थिंकर है। ट्राइब एक कैटेगरी होता है एक इंसान की, जैसे आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में ट्राइब पीपल जो उसका रहन सहन, बोल चाल सब कुछ अलग होता है। वैसे ही ट्राइब स्लो थिंकर से अपने आप को बिलोंग करते हैं और कहते हैं कि हमारा जो कैटेगरी है, हमारा जो ट्राइब है वो किसी न किसी अभिशाप से ग्रसित है जिसको उन्होंने लैप्रिस नाम से यहाँ पे शो किया कि हमारा जो कैटेगरी है वो किसी बात से श्रापित है। इसलिए हम लोग टाइम से, मशीन से, स्पीड से अपने आप को अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाते। Then after, people who light on the most disadvantage repeat about 4 hours after the party is over। अब ये कह रहे हैं कि वैसा आदमी, वैसा स्लो थिंकर जो एक पार्टी में जाता है, 4 घंटे तक पार्टी करती है, पार्टी ओवर हो जाता है, लेकिन वो फिर भी पार्टी में बैठकर टाइम को बिताता रहता है। मतलब उसका टाइम पे कोई अहमियत, कोई वैल्यू, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। और वो 4 घंटों की पार्टी के बाद भी टाइम ज़्यादा लगता है। तो आई एम वन ऑफ दोज, वो कह रहे हैं कि आई एम वन ऑफ दोज हु आर guaranteed to get the lowest mark in any intelligence test because those tests or all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। अब वो कह रहे हैं कि
अगर वो किसी इंटेलिजेंस एग्जाम में अपियर होंगे तो कैसा होता है कि इंटेलिजेंस एग्जाम को अपियर करने के लिए इंटेलिजेंट माइंड की ज़रूरत होती है जो समय के अनुसार अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे देता है। अब ये स्लो थिंकर है, जब किसी टेस्ट में बैठेंगे तो ये धीरे धीरे सोचते रहेंगे और इनका टाइम पास हो जाएगा एंड ही इज़ नॉट एबल टू पास द एग्जामिनेशन ऑफ द टेस्ट। कह रहे हैं कि उसमें वो लोएस्ट मार्कर होंगे, उनको बहुत कम मार्क आएगा बिकॉज वो बहुत धीरे धीरे सोचते हैं और उनकी जो स्पीड होती है, माइंड की स्पीड, वो किसी से और ज़्यादा नहीं हो सकता है जो कंपेनियन उनके साथ एग्जामिनेशन या टेस्ट में बैठे। आगे चलेंगे। Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living। आपको कह रहे हैं कि हम लोग निश्चित तौर पर एक स्लो थिंकर है जो अपने लिविंग को अर्न करने में बहुत पीछे रह जाते हैं। लिविंग अर्न मतलब अपने जीविका उपार्जन का साधन, अपने कमाने खाने का जो जरिया है, उस जरिया में हम पीछे रह जाते हैं। कब? जब स्लो सोचते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, स्लो थिंकर आर टेरिबली हैंडिकैप्ड होता है इन द बिजनेस ऑफ लिविंग। आगे चलेंगे। But what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as it is used for enjoyment। अब ये कह रहे हैं कि परंतु जबकि वैसा आदमी, वैसा थिंकिंग जो ज़्यादा अब के बारे में सोचता है, नाउ द प्रेजेंट टाइम इज गोइंग ऑन एंड वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इट मीन्स जैसा समय जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जाना ही है। प्रैक्टिकल जो समय का डिमांड है, समय के डिमांड के अनुसार भी हमें चलना चाहिए। इफ वी आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द टाइम वी आर वेरी अगर हम समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और समय बहुत आगे निकल जाएगा। वही राइटर कहना चाहते हैं कि बी प्रैक्टिकल एंड यूज वंस माइंड एज द एंजॉयमेंट ऑफ द टाइम ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइफ। For an example, when I got into the cinema, I find myself in a hopeless fog, and after 2 or 3 minutes, I had to turn to my wife for an enlightenment. I whispered। तो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर हम टेलिंग यू, राइटर से एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि जब मैं सिनेमा जाता हूँ, जब भी मैं सिनेमा जाता हूँ, सिनेमा देखने जाते हैं वो, तो अपने आप को अंधेरे में पाते हैं। अंधेरे में पाना मतलब सिनेमा हॉल में तो वैसे भी अंधेरा होता है, लेकिन वो अपने आप को मेंटली अंधेरे में पाते हैं। कहते हैं कि देयर इज अ होपलेस फॉग, देयर इज नथिंग आई कैन सी बाय आई। उनकी आंखों से कुछ भी नहीं दिखता, होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि आंख होते भी लोग अंधा हो जाते हैं। उनके कहने का फीलिंग है अपने आप को अंधेरे में पाते हैं। और वो कहते हैं कि हर 1-2-3 मिनट के बाद, हर 2-3 मिनट के बाद उनको अपने वाइफ की तरफ मुड़ना पड़ता है और फुसफुसाना भी पड़ता है। He has to whisper in the ears of his wife। अपने वाइफ के कानों में फुसफुसाते हैं, विस्पर करते हैं और पूछते क्या है, Is this the same girl as the one we saw at the beginning। वो पूछते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वह वही लड़की है जिसे मैंने सिनेमा के पहले सीन में देखा था। तब उनकी वाइफ उनको जवाब देती है फुसफुसाते हुए, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, a tall blonde, a short blonde and a medium size brunette। उनकी वाइफ उनको रिप्लाई देती है कि नहीं, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज नॉट द सेम गर्ल बट देयर आर 3 गर्ल्स इन द मूवी। अब उस 3 लड़कियों को उसकी औरत ने डिस्क्राइब किया, बताया कि एक लंबी ब्लॉन्ड है, मतलब जिसके काले काले लंबे लंबे बाल हैं, दूसरी जिसके छोटे और काले छोटे और काले और शाइनी बाल है, और तीसरी लड़की कौन है जो मीडियम साइज की है। द हाइट ऑफ द गर्ल इज शॉर्ट, इट मींस मीडियम, एंड ब्लूंटेड मतलब चमकीले बाल है वो।
अब ये राइटर की जो वाइफ है वो राइटर से कह रहे हैं कि आप वो अगर उन लड़कियों को इन हीरोइनों को पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डिनोट करना चाहिए एज द गर्ल ए बी एंड सी। उन तीनों लड़कियों को आप ए डिनोट कर सकते हैं, बी डिनोट कर सकते हैं और सी डिनोट कर सकते हैं। देन आफ्टर द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स। आगे वो बताएंगे क्या? The hero is that man who takes his hat off when he comes। आगे बताते हैं कि ये जो हीरो है, हीरो को कैसे पहचानेंगे? उनकी भाई बताती है कि जो हीरो है वो आदमी आता है और अपनी टोपी को उतारता है, हैट ऑफ, जब भी वो आता है। आते के साथ ही हीरो क्या करता है? अपने कैप को रिमूव कर लेता है फ्रॉम हिज हेड एंड he is going to fall in love with the girl B, C, A in that order। मतलब जो राइटर की वाइफ है, हचिंसन की वाइफ है, वो राइटर को समझाने की कोशिश करें कि द हीरो ऑफ द मूवी fell in love with the thrice of the girl in the order of B, C and A। मतलब B जो B नाम की लड़की है उसके प्यार में पहले पड़े, फिर C के प्यार में बाद में, और फिर लास्ट में A नाम की जो लड़की थी उसके लास्ट B, C, A के ऑर्डर में the hero fall in the love with the thrice of the girl and so it proves to be there you have a mind which had trained itself to work in a high gear, so as a matter of fact it can work in order gears just as well। अब ये उनकी वाइफ कह रहे हैं कि you have, there is a mind you have which trained, जो आपके पास दिमाग है वो ट्रेंड नहीं एक्चुअली इस मोमेंट के हिसाब से, आपने पुराने ख्यालात में जीने का जो हैबिट बना लिया, उसी हैबिचुअल एक्शन के कारण आपको प्रेजेंट स्पीड के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। तब क्या कह रहे हैं कि आपको अपने सोचने की क्षमता को एक गियर देने की जरूरत है, एज वी डू इन अ बाइक और कार। अपने सोचने की स्पीड को गियर देने की जरूरत होती है, और जैसे ही आप सोचने की स्पीड को गियर देते हैं, इट इज अ मैटर इट कैन वर्क इन अदर। जैसे ही गियर बदलेंगे आपके सोचने का स्पीड ऑब्वियसली बढ़ जाए। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट इन द सिनेमा डू थिंग्स फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विद द रैपिड चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन। बट अब राइटर साहब यहाँ कह रहे हैं कि उनके साथ जो उस सिनेमा हॉल में बैठे हुए और भी कैंपेनियन फ्रेंड थे, कैंपेनियन पेशेंट कह रहे हैं एक्चुअली, वो फेलो पेशेंट कह रहे हैं कि उनके जैसा ही स्लो थिंकर उस सिनेमा हॉल में बहुत सारे बैठे होंगे जो क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। थिंक फास्ट इनफ टू कीप द कंफर्टेबल। सोच रहे हैं क्या? कि स्पीड, सिनेमा की स्पीड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कीप द कंफर्टेबली रैपिड चेंजेस ऑफ सीन। बार बार अचानक उस मूवी के सीन में जो चेंजेज आ रहे हैं उसको कैच करने के लिए अपने माइंड को उस मूवी के स्पीड के अनुसार बढ़ा रहे हैं। और राइटर को भी ऐसा ही करना चाहिए। देन he will be able to observe the scene what the cinema is telling him of। then after they think much faster than people did 30 years ago, possibly because those who don't think fast in high speed nowadays may not be get another chance in this world to think at all। अब ये लास्ट में कह रहे हैं, राइटर लास्ट में कह रहे हैं कि मुझे लगता है, उन लोगों को लगता है कि पीपल शुड थिंक मोर फास्टर। जो 30 साल पहले, आज से 30 इयर्स पहले जो लोग सोचते थे, जैसा लोग सोचते थे, उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से आज का जनरेशन सोचता है। और 30 साल पुराने इंसान को भी आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग ही सोचना चाहिए, तभी वो समय के अनुसार आगे चल पाएगा, अदरवाइज वो पीछे ही रह जाएगा। जैसे हमारे राइटर साहब पीछे रह रहे हैं और बार बार उनको सिनेमा देखते हुए अपने वाइफ से एडवाइस लेना पड़ता है। अब ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? कि अगर वो इंसान जो समय के स्पीड को नहीं पकड़ पाता, वो जिंदगी के रास्ते पर
जिंदगी के रास्ते पर पीछे रह जाता है और उसे कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। ही डिडंट गेट एनी अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। तब तक वो सोचेगा, तब तक समय निकल चुका होगा और उसके पास हाथ मलने के अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं बचेगा। दैट इज वाई वी शुड बी अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द जनरेशन। हमें समय के अनुसार चलना चाहिए, हमें जनरेशन के अनुसार भी चलना चाहिए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। जैसा एक नॉर्मल कहावत भी है कि इंसान को समय के अनुसार जीना चाह रहा है कि गर्मी आ गया है तो नॉर्मल कपड़ा, कॉटन कपड़ा पहनना होता है, और बरसात आ गया तो बरसाती पहन के चलना चाहिए, ठंड आ गया तो स्वेटर पहन के चलना चाहिए। समय है, समय के अनुसार ही चलेंगे। अगर समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो ठंड में ठंड लग जाएगा, बरसात में भीग जाएंगे, और गर्मी में कोट पहनेंगे तो गीला हो जाएंगे। इसलिए समय के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, समय के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आगे माय डियर कुछ क्वेश्चन आंसर है जो बहुत ही आसान है, चुटकी बजाने के साथ ही क्वेश्चन का सारा आंसर मिल जाएगा। कब? जब आपने लेसन को अच्छे से रीडिंग किया है, एंड देन इफ यू हैव लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब आपने मुझे अच्छे से सुना है तब आप इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्वेश्चन है वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। अभी आपके ऊपर में पढ़ा था, ये जो राइटर साहब हैं ये प्ले को कहाँ देख रहे थे? बहुत आसान आंसर है, आप वहाँ पर पढ़े थे डबलिन नामक एक शहर था, टाउन था, जहाँ पे उन्होंने उस प्ले को वॉच किया था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट द चीफ कैरेक्टर, कौन था चीफ कैरेक्टर? द आंसर इज वेरी इजी, कॉर्न मर्चेंट, इलर्ली कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले। द थर्ड वन, डज द राइटर डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड? नो, अभी बताया था थोड़ा देर पहले ही कि राइटर को जीवन की स्पीड पसंद है, लेकिन कब? जब उसकी खुद की कार हो और दूसरी की कार हो और खुद ड्राइव करता हो, तब उसको जीवन की रैपिड मूवमेंट पसंद है, अदरवाइज। फोर्थ नंबर, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन सिनेमा? कैसे सिचुएशन में राइटर अपने आप को पाते हैं? फॉग में, तो होपलेस फॉग में पाते हैं। आपने पढ़ा था वहाँ पे होपलेस फॉग, होपलेस फॉग में राइटर अपने आप को पाते हैं। इन द फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज द राइटर क्लासिफाइड हिमसेल्फ एज अ स्लो थिंकर? आप राइटर अपने आप को एक स्लो थिंकर के रूप में कैसे क्लासिफाइड करते हैं? जैसा आपने अभी भी थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि वो अपने आप को एक ट्राइब पीपल से बिलोंग बताते हैं, अपने आप को कहते हैं कि आई बिलोंग टू अ ट्राइब पीपल दैट वाज कॉज्ड फ्रॉम अ डिजीज, एक तरह की बीमारी से ग्रसित है, श्रापित है, जिसकी वजह से वो भी एक स्लो थिंकर आगे बढ़ेंगे। आगे की भी कुछ क्वेश्चंस है लॉन्ग टाइप, उसको देख लेते हैं। Here, the long answer question. The first one, write a few sentences about the elderly corn merchant. मतलब आपको elderly corn merchant के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है, कुछ लाइनें लिखनी है। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है अभी भी elderly corn merchant कौन था, वो कहाँ रहता था, उसके साथ क्या समस्या थी, वो सारा समस्याओं को लिख देंगे, आपका आंसर फिनिश। दूसरा नंबर, दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट द स्पीड ऑफ 1000 माइल एन आवर एंड नाउ दैट इज टू फास्ट, व्हाट लाइक डज द रिमार्क ऑफ कॉर्न मर्चेंट थ्रो ऑन द फास्ट लाइन? अब इस जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अनुसार मर्चेंट अपने जीवन पर क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? तो आप कहेंगे कि ये जो 1000 माइल की स्पीड से एरोप्लेन चलता है, उस स्पीड से द कॉर्न मर्चेंट हैड टू गो। अगर वो उस स्पीड से दुनिया को नहीं देखेगा, उस स्पीड से दुनिया को नहीं देख पाएगा, तो वो पीछे रह जाएगा। और आपको ये सारा वर्ड में एक्सप्लेन करना है। यू हैव टू फोकस एट द लेसन। एट द थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे विच आवर एंसेस्टर लैक्ड?
अब एक क्वेश्चन कह रहा है कि वैसा कौन सा संसाधन था, वैसा कौन सा एंजॉयमेंट एक्साइटमेंट था जिससे हमारे इंसेस्टर अछूते रहे, उनको वो नसीब नहीं। तो बताएंगे द एडवांटेज ऑफ स्पीड। एडवांटेज ऑफ स्पीड, जिससे हमारे एंसेस्टर पीछे रह गए। और उसके आगे आपको बताना पड़ेगा कि उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज मतलब हमारा जो आज का जनरेशन है वो घंटों में एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंच सकता है। इंडिया से अमेरिका कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है। लेकिन हमारे एंसेस्टर के ज़माने में अगर हम पटना सिटी में रह रहे तो पटना जाने के लिए कोई साधन नहीं हुआ करता था, वो पैदल जाया करते थे। आधे घंटे 1 घंटे के सफ़र को दिन भर में तय किया करते थे। ये उस समय का डिसएडवांटेज था। और हमारे समय का एडवांटेज ये है कि हम इसे आधा घंटे में बहुत आसानी से पूरा कर लेते हैं। आपको अकॉर्डिंग टू द लेसन जाना होगा, अकॉर्डिंग टू द लेसन ही लिखना पड़ेगा। इन द फोर्थ क्वेश्चन, हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर, हाउ आर दे स्लो थिंकर हैंडीकैप्ड। अभी कह रहे हैं कि कौन कौन स्लो थिंकर है और कैसे वो स्लो थिंकर है और उन्हें आज का जनरेशन हैंडीकैप क्यों कहेगा, क्यों नहीं कहेगा। जो आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते, अपने आप को आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाते, उसे ही स्लो थिंकर कह सकते हैं। उसे स्लो थिंकर कह सकते हैं। कैसे, वो भी बताना पड़ेगा। और उसे हैंडीकैप भी कहा जाता है कि किसी बात को सोचने के लिए अगर 1 मिनट की ज़रूरत है और कोई इंसान उसको 1 मिनट में सोच लेता है और दूसरा इंसान उसको सोचने के लिए 10 मिनट टाइम लेता है, तो द मैन दैट थिंक्स इन 10 मिनट्स इज नोन एज हैंडीकैप्ड इन द प्रेजेंट जनरेशन। एट द 5th number question, what enlightenment does the writer seek from his wife? कैसी बात को राइटर अपनी वाइफ से जानना चाहता है। एंड व्हाट इज इट सजेस्ट अबाउट द फ्लाइट ऑफ द मॉडर्न। आपने पढ़ा था कि जब राइटर सिनेमा हॉल में थे तो अपने वाइफ के सामने हर 2-3 मिनट में घूरा करते थे और उससे कुछ पूछा करते थे। जो भी बात पूछा करते थे उस बात को जब बताएंगे, दैट इज द एनलाइटमेंट ऑफ द राइटर सीक। और फिर एक उस मॉडर्न मैन को ये कैसे प्रभावित करता है, एक मॉडर्न मैन को कैसे जीना चाहिए, वो सारा सजेशन उनकी वाइफ देती है। उसी सजेशन को आपको अपने आंसर में लिखना पड़ेगा। एंड इन द लास्ट क्वेश्चन, समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस लेसन। अब इसके पूरे ऐसे को, पूरे लेसन को एक समराइज करना होगा। समराइज करना है, वैसे हिंदी में जब संक्षेपण लिखते हैं तो एक पूरे स्टोरी को पढ़ लेते हैं और स्टोरी के पढ़ने के बाद उस स्टोरी को अपने लैंग्वेज में जब लिखते हैं शॉर्ट में, दैट इज द समराइजेशन ऑफ स्टोरी। वैसे ही इस स्टोरी को भी आपने पढ़ लिया और उसको अपने वर्ड में एक छोटे से पैराग्राफ में जब लिखेंगे, दैट इज द समरी ऑफ द लेसन। सेंट्रल आइडिया क्या है कि एक इंसान को समय के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। समय के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो पीछे रहेंगे। इस लाइन को ऑब्जर्व करने के बाद इसको एक पैराग्राफ में कम से कम डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि यह लॉन्ग टाइप आंसर है। अब आपका यहाँ पे ये लेसन फिनिश होता है। इफ एनी क्वेश्चन इफ यू हैव इन योर माइंड दैट इज रनिंग एट द टाइम ऑफ लुकिंग द वीडियो और सीइंग द वीडियो, you can ask. Thank you. Goodbye. See you in the next video.